मतलब अब बच्चा आके केवल एक चीज पूछ रहा है कि मैम टेस्ट दूं क्या, टेस्ट दूं क्या, डेली टेस्ट दूं? और अगर डेली में दूं टेस्ट या एक दिन छोड़कर एक दिन टेस्ट दूं तो मैं पार्शियल टेस्ट दूं या फिर मैम मैं मॉक टेस्ट में फुल सिलेबस टेस्ट दूं? अभी कुछ बच्चे हैं जिनके 400 पे मार्क्स अटक रहे होंगे, कुछ 500, 550, 600 पर। हर बच्चा एक ही चीज सोच रहा है कि इसको मैं कैसे इंप्रूव करूं, किस तरीके से मैं इन सब चीजों को इंप्रूव कर पाऊं, बस आप तो ये बता दो हमें। एक साथ पूरा रिवीजन करूं, रिवीजन करना समझ ही नहीं आ रहा, कहां से स्टार्ट करूं, कहां से खत्म करूं। तो बेटा इस टाइम पर आप इन सब दुविधा में फंस रहे हैं। पर मैक्सिमम बच्चे अभी वैसे होंगे जिनका रिवीजन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं होगा। कुछ कुछ बातें अभी, कुछ कुछ चीजें आपकी हर चैप्टर में कुछ कुछ चीजें रह गई होंगी। तो आपने क्या करना है, जैसे कुछ बच्चों के केस में क्या होता है, वो बार बार क्या गलत करते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट। 10 बार समझा दो तब भी उनको किस में फंसते हो, करेक्ट इनकरेक्ट। अगर आपने माइंड में बिठा लिया ना, तुम्हारा नीट का पेपर निकलेगा और तुमने पूरी शिद्दत के साथ मेहनत की, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। नीट 2025 तुम्हारा ही होगा। लेकिन अगर तुम्हारे माइंड में थोड़ा सा भी डाउट है ना। हेलो बच्चों, तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी तो आप सभी बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे अपने रिवीजन को, और मॉक टेस्ट में आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं, मुझे पता है। बेटा देखो, लगभग मार्च भी जा चुका है और अब हमारा फोर्थ में 2025 यानी कि नीट 2025 का समय भी बहुत करीब आ रहा है। तो बेटा आज के सेशन में आपने पढ़ ही लिया होगा। हम लोग आज का सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि नेक्स्ट 40 to 45 डेज के लिए आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए, आपके रिवीजन कैसा होना चाहिए। और ये जो रिवीजन स्ट्रेटेजी आज डिस्कस होने वाली है, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। क्योंकि इस टाइम पर जो ज्यादातर बच्चों के कंसर्न आ रहे हैं ना, मतलब अब बच्चा आके केवल एक चीज पूछ रहा है कि मैम टेस्ट दूं क्या, टेस्ट दूं क्या, डेली टेस्ट दूं? और अगर डेली में दूं टेस्ट या एक दिन छोड़कर एक दिन टेस्ट दूं तो मैं पार्शियल टेस्ट दूं या फिर मैम मैं मॉक टेस्ट में फुल सिलेबस टेस्ट दूं? अच्छा मैम रिवीजन कैसे करूं मैं, एक साथ पूरा रिवीजन करूं, रिवीजन करना समझ ही नहीं आ रहा, कहां से स्टार्ट करूं, कहां से खत्म करूं। तो बेटा इस टाइम पर आप इन सब दुविधा में फंस रहे हैं, है ना। तो आज के सेशन में हम इसी को ही डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी कि मैं आपकी इन सभी जिन चीजों से आप परेशान हो उसमें मदद कर पाऊं, ठीक है। तो आज के सेशन में दो चीजों पर बहुत भारी डिस्कशन होने वाला है हमारा। पहला डिस्कशन होगा मॉक टेस्ट पर, और मॉक टेस्ट देना केवल और केवल काफी नहीं है। इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज और करनी है जिसको हम बोलेंगे टेस्ट एनालिसिस। अगर आपने वो नहीं किया है तो दिए गए आपके मॉक टेस्ट खराब जाने वाले हैं। और दूसरा हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रिवीजन को लेकर, दूसरा हम यहाँ पर बच्चों बात करने वाले हैं रिवीजन को लेकर। पर इन दोनों से पहले सबसे पहले ना आपके माइंड में एक मेकअप होना चाहिए कि आपको कितना आप एटलीस्ट सोच के चल रहे हो अपने मार्क्स, और अभी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अभी कुछ बच्चे हैं जिनके 400 पे मार्क्स अटक रहे होंगे, कुछ 500, 550, 600 पर। हर बच्चा एक ही चीज सोच रहा है कि इसको मैं कैसे इंप्रूव करूं, नीट 2025 तक मैं कैसे, बिल्कुल किस तरीके से मैं इन सब चीजों को इंप्रूव कर पाऊं, बस आप तो ये बता दो हमें। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं बेटा। तो हम अपने सेशन को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर बात करेंगे टेस्ट की, और दूसरा हम बात करेंगे आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात हम स्टार्ट ही कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं बेटा। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की। क्या यही समय है क्या मॉक टेस्ट स्टार्ट करने का, या मैं रुक करके मॉक टेस्ट दूं, या फिर मॉक टेस्ट में अभी पार्ट सिलेबस का दूं या फुल सिलेबस का दूं? ये सारी बातें यहाँ डिस्कस करते हैं। दूसरा रिवीजन, मैम रिवीजन कहां से स्टार्ट करूं, समझ ही नहीं आ रहा। अभी आप लोग किस कगार पे होंगे, किसी का एक आध चैप्टर बचा होगा या कुछ बच्चे सिलेबस खत्म करके बैठे हैं, अब केवल आपका रिवीजन वाला पार्ट बचा हुआ है, और होना भी ऐसा ही चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो एक चीज आप सुन लो, टेस्ट देने हैं क्या? यस, टेस्ट आपको देना है, बिल्कुल बेटा टेस्ट आपको देना है, ठीक है। क्या टेस्ट आप सोच कैसे सकते हैं, देखो जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है वो फुल सिलेबस को ऑप्ट कर सकते हैं, पर मैक्सिमम बच्चे अभी वैसे होंगे जिनका रिवीजन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं होगा। कुछ कुछ बातें अभी, कुछ कुछ चीजें आपकी हर चैप्टर में कुछ कुछ चीजें रह गई होंगी। तो आपने क्या करना है, मार्च तक आपको, मार्च तक बेटा, मार्च तक आपको यहाँ पर क्या करना है, मार्च तक आपको यहाँ पर पार्ट सिलेबस टेस्ट दे लो, पार्ट सिलेबस टेस्ट दे दो। और टेस्ट आपको ये देना है डेली, टेस्ट आपको ये देना है डेली।
उससे क्या होगा कि जो भी टेस्ट में आने वाला सिलेबस है ना, वो आप शिद्दत से रिवाइज करोगे। यहाँ पर ये काम तो इसमें करना है आपको मार्च तक। मैं मार्च के बाद आप मान के चलो लगभग, पहले मैं 20 दिन के बारे में बात करती हूँ, लगभग 20 अप्रैल तक का, स्टार्टिंग के 20 दिन में आपको पेपर देना है, डेली देना है, डेली। कुछ बच्चे तो 2-2 3-3 पेपर देते हैं, आपको डेली पेपर देना है, ठीक है, डेली पेपर देना है। और आपको साथ में रिवीजन भी रखना है, रिवीजन की हम अभी बात करेंगे। दूसरी चीज बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर दे करके, अब पेपर दे करके हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आज का पेपर दिया, जैसे तैसे तो पेपर दे के आया, उतना लड़ाई करके आया उस पेपर से, फिर भूल गए पेपर ही कहाँ है पता ही नहीं है। नहीं, ये काम नहीं करना है। अगर आप पेपर देकर आए हो तो सबसे पहले आपने क्या स्टार्ट करना है, यहाँ पर आने के बाद आपको पेपर का एनालिसिस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, बिल्कुल आपने ये काम नहीं किया तो आप खुद से ही नीट 2025 से दूरी बना रहे हो, याद रखना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है बेटा, टेस्ट एनालिसिस करना है। टेस्ट एनालिसिस का क्या मतलब है भाई, अब टेस्ट एनालिसिस का यहाँ पर क्या मतलब है, कि आप टेस्ट देकर आए, आप यहाँ पर अब चेक करोगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, वो तो ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं या कितने क्वेश्चन आपने स्किप किए। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक आ जाएगा जो आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है, और दूसरा आ चुका है जो आपने क्वेश्चन स्किप किया है। स्किप वाला क्वेश्चन जनरली कम ही रहता है। स्किप करने का मतलब सीधी सी बात है, यहाँ तो हमारा कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी बची हुई है। उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पक्का कर लो। अगले टेस्ट में जाने से पहले ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। जो भी अपने डाउट से अपने टीचर से पता कीजिए, आप अपना प्रॉपर रिविजन कीजिए इस कॉन्सेप्ट का, देन हम लोग अगले टेस्ट में अपीयर होंगे, पहली चीज। दूसरा अब आ जाता है रॉन्ग क्वेश्चंस का। रॉन्ग क्वेश्चन बेटा 2 वजह से गलत आपको दिख सकते हैं। पहला, सिली मिस्टेक मैं नहीं कहूंगी बहुत कम होती है, बल्कि सिली मिस्टेक ही है जो क्या होती है, ज्यादा होती है। और दूसरा यहाँ पर होगी दोबारा से कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम। तो देखो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, वापस से इसको पढ़ो, रिवाइज करो, टीचर से अपने डाउट पूछो, जो भी आपके डाउट बचे हुए हैं। सिली मिस्टेक का क्या करें मैडम, बेटा आप क्या चेक करोगे, आप बार बार डेली आपका मॉक टेस्ट देने का यहाँ पर क्यों तरीका हम लोग बार बार बोल रहे हैं, मॉक टेस्ट आपको क्यों देना है, जिससे आप मॉक टेस्ट दो, आप आकर के क्वेश्चन देखो, कौन सा पेपर के अंदर कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसको देखो, और आ करके आप देखो कि आपकी सिली मिस्टेक क्या हुई है। बेटा आप लोग देखोगे कि आप ना सेम तरीके की गलतियां बार बार कर रहे हो। जैसे कुछ बच्चों के केस में क्या होता है, वो बार बार क्या गलत करते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट 10 बार समझा दो तब भी उनको किस में फंसते हो, करेक्ट इनकरेक्ट। पर खुद आके देखोगे ना, लिखा पढ़ी करोगे, अरे इनकरेक्ट की वजह से फिर आज चलेगा मेरे 10 नंबर, फिर देखोगे इनकरेक्ट की वजह से फिर 3 क्वेश्चन गलत कर दिए मैंने करेक्ट इनकरेक्ट में, तो तुम्हें खुद को दुख होगा। अगली बार जब जाओगे ना, जैसी करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ोगे ना, तुम्हारा माइंड तुम्हें सिग्नल देने लग जाएगा ये गलती नहीं करनी तेरे को। तो टेस्ट एनालिसिस करके आप क्या कर रहे हो, आपने जो गलतियां यहां की है ना, वो आप नीट के पेपर में नहीं करने वाले। तो टेस्ट एनालिसिस में आपको ये काम करना है। सिली मिस्टेक में और क्या काम करते हो आप और क्या काम करते हो, यहाँ पर जैसे कोई आंसर आया, जैसे आज ही मैं एक क्वेश्चन करवा रही थी बच्चों को, तो उसका लगभग आंसर कुछ था 211, एक था पिकोमीटर और एक था 211 पाई पिकोमीटर, है ना। तो कौन सा उसका आंसर क्या था, 211 पाई पिकोमीटर आंसर था, पर पहले उसने 211 पिकोमीटर दे रखा था। तुमने बिल्कुल देखा, अरे सही आ गया, सही आते तुम उसको टिक करोगे, तो ये क्या है, जल्दबाजी में आपने गलती कर दी। तो जब आप ये देखोगे, ये वाली सिली मिस्टेक आप अगली बार नहीं करोगे। तीसरी गलती, OMR शीट को भरने वाली, वो गलती आप बार बार अगर दोहराओगे यहाँ पर और चेक करोगे तो वो गलती आप करने से बचोगे, ठीक है। तो आपको टेस्ट तो देना है, मार्च तक मैं आपको गाइड कर रही हूँ। देखो आप अपने आप को मुझसे बेहतर जानते हो, आपकी कंडीशन कैसी है, आपने कितना पढ़ लिया है। अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा ऐसा है कि मैम मैंने तो खूब पूरा रिवाइज कर लिया है, तो प्लीज आप इसमें फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए, है ना। दे भी रहे होंगे आप लोग, और कुछ बच्चे दे भी रहे होंगे, डेली टेस्ट दे रहे हैं, मेरे को भी पता है, मेरे पास डेली बच्चे डाउट पूछने आते हैं, तो वो भी टेस्ट दे ही रहे हैं, है ना। दूसरी चीज है, आप और बच्चे कैसे, बेटा कुछ एवरेज बच्चे जिनका भी कुछ सिलेबस बाकी है, कुछ चीजें पेंडिंग है, तो वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर मॉक टेस्ट में अपीयर तो होना ही है, लेकिन आप मार्च तक क्या दे सकते हो, यहाँ पर जो आपका पार्ट सिलेबस टेस्ट है वो देना, और पार्ट सिलेबस टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन जारी रखोगे। और मॉक टेस्ट के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जितना टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टेस्ट का एनालिसिस। ये आपने अगर नहीं किया है ना बेटा, आपका टेस्ट देने का आपको 30% भी फायदा नहीं मिल रहा है।
ठीक है, तो आपको रिव्यू करना है। मैम रिव्यू में तो टाइम लगता है, हमारा 1-1.5 घंटा निकल जाता है। कोई बात नहीं बेटा, तो सोच जरा 1-1.5 घंटा निकालने के बाद अगर तुम्हारे 2 गलतियां भी तुम्हें समझ आ गई कि मैंने ये नहीं करनी है, 10 नंबर भी तुम्हारे नीट में बढ़ गए, तो काहे के बुरे। तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, जितना रिविजन करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही टेस्ट एनालिसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, रिवीजन कैसा करना है। रिवीजन में बेटा आपको क्या करना है, देखो फिर से मैं बोल रही हूँ, आपने क्या करना है यहाँ पर, हर सब्जेक्ट में आप क्या करोगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे अपने सब्जेक्ट को। 2 पार्ट्स में एटलीस्ट डिवाइड करोगे आप अपने सब्जेक्ट को। पहला पार्ट, जैसे केमिस्ट्री की मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ, पहला पार्ट आपका हो चुका है यहाँ पर वीक टॉपिक। तुम्हें पता है कि इस टॉपिक से मेरे को क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है ना, मैं देखकर घबरा जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे को अभी ये कम आता है। हो सकता है आता हुआ भी क्वेश्चन में कई बार ही अपने लो कॉन्फिडेंस की वजह से गलत कर आता हूं। तो बेटा उस वीक टॉपिक को लिख ले एक जगह, उस वीक टॉपिक को लिख लो आके आप एक जगह। फॉर एग्जाम्पल जैसे इक्विलिब्रियम में जनरली आयनिक वाला होता है, वो वीक टॉपिक हो जाता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा, सॉल्ट एनालिसिस में जनरली दिक्कत आती है बच्चों को। तो सॉल्ट एनालिसिस वाला टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है, याद करने वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स हो गए, वो क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो आपको अगर पता है कि इन पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, तो पहले से उसको आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। तो ये वीक टॉपिक को आपने डिवाइड कर लिया। और दूसरे आपके कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक का मतलब क्या हो गया कि मैम मेरे को इसमें कॉन्फिडेंस है, मैं इसमें हर क्वेश्चन सही कराता हूँ। बाई चांस कोई सिली मिस्टेक से गलत हो जाए तो अलग बात है। आपने इनको डिवाइड करा। अब आपने क्या करना है, जब आप मार्च में पार्ट सिलेबस की टेस्ट दोगे ना बेटा, आपको मार्च तक इन टॉपिक पर अपना क्या बना लेना है, यहाँ पर ग्रिप बना लेनी है ना। ऐसे टॉपिक कितने होंगे, जैसे केमिस्ट्री में हमने मान लिए 4 से 5 ऐसे टॉपिक है। ऐसी फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी रहे होंगे। तो लगभग मान के चले 12 से 15 आपके ऐसे टॉपिक या कोई चैप्टर निकल के आ जाएगा छोटा मोटा। तो आपको बेटा नेक्स्ट 10 डेज में आपको इन सिलेबस को, इस वाले पार्ट को कवर करना है जरूर। उसके बाद इस वाले टॉपिक पर काम करना है। इसमें से भी आपको कुछ टॉपिक मिलेंगे स्ट्रॉन्ग में से भी, कौन से मिलेंगे, कुछ तो ऐसे है कि मेरे को आज ही नीट का पेपर दिला दो, मेरा नहीं गलत होने वाला। और कुछ ऐसे जिसमें थोड़ा बहुत, जैसे इस चैप्टर को मेरे को आधे घंटे एक बार रिवाइज करूंगा ना, मेरे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको वही काम करना है इसके साथ। इसके बाद इन चैप्टर्स को आपको काम में लेना है। और आप याद रखना बेटा, लगभग 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक हम ले लेते हैं, तब तक आपका रिवीजन जरूर कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्यों, अगर इस टाइम तक आप रिवीजन कंप्लीट नहीं करोगे, चीजें छोड़ दोगे ना, तो पता है हमें क्या लगता है, अरे अगले हफ्ते नीट का पेपर है, कैसे करूंगा मैं, अभी तो एक चैप्टर बच रहा है। तो आपका ये कॉन्फिडेंस गिरा देगा। और सारा खेल ही कॉन्फिडेंस का, याद रखना। अगर आपने माइंड में बिठा लिया ना तुम्हारा नीट का पेपर निकलेगा, और तुमने पूरी शिद्दत के साथ मेहनत की, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, नीट 2025 तुम्हारा ही होगा। लेकिन अगर तुम्हारे माइंड में थोड़ा सा भी डाउट है ना कि नहीं होगा इस बार, और तुम खूब मेहनत कर लो, तो बेटा माइंड में का बहुत बड़ी चीज होती है, इस बात को याद रखना। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस टाइम तक अपना रिवीजन कंप्लीट जरूर कर लेना। अब सब कुछ भूल कर अच्छे से मेहनत करने वाला समय आ गया। तुम्हें कुछ याद नहीं रखना, पूरे टाइम तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए कि मैं अपना रिवीजन कैसे और फ्रूटफुल बनाऊं। रैंडम रिवीजन आपको नहीं करना है। एक टाइम टेबल, एक लिखा पढ़ी आपके पास होनी चाहिए कि ये टॉपिक मेरा वीक है, मेरे को इस पर अभी चर्चा करनी है और ज्यादा, और इस टॉपिक में स्ट्रांग है तो मुझे इसको थोड़ा सा कम टाइम देना है। पर स्ट्रांग टॉपिक को ओवर कॉन्फिडेंस में मत चले जाना। ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे नंबर गवा दोगे, यहाँ से ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना आपको, ठीक है। इस तरीके से अगर आप रिवीजन करोगे ना बेटा, रैंडम रिवीजन मत करना, इस तरीके से अगर आप रिवीजन करोगे यहाँ पर, तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। दूसरा, मॉक टेस्ट में टेस्ट एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस वक्त जाकर, ये टाइम ऐसा है ना बेटा, किसी भी टीचर से आप जाकर के अगर गाइडेंस मांगोगे ना कि मैम मैं कैसे पढूं, तो वो आपको 2 ही चीजें बोलेगा, रिवीजन कर अपने वीक टॉपिक को फटाफट मार्च में खत्म कर दे, और दूसरा बोलेगा मॉक टेस्ट देकर के टेस्ट एनालिसिस कर। ये 2 बातें सबसे पहले आपसे की जाएंगी। आपको इधर उधर फालतू चीजों में नहीं पढ़ना है, अपना रिवीजन बहुत स्ट्रॉन्ग करना और टेस्ट देना है, बिल्कुल
ठीक है, आप देखोगे बेटा ये चीजें आपने कर ली ना, तो आपको यहाँ पर अच्छे से अपने मार्क्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। बेटा आप मॉक टेस्ट दोगे ना, मैं नहीं कह रही हूँ आपके पहले टेस्ट में 650 पार जाने वाले हैं, ऐसा नहीं है, पर धीरे धीरे आप खुद ही इंप्रूवमेंट देखोगे, और यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें करके ना आपके नीट के पेपर में आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज थोड़ा सा अपने माइंड में मेकअप रखना कि आपको कितना कितना टारगेट करना है मार्क्स को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉटनी जूलॉजी को मिलाकर, यानी कि बायो में, बायो 360 का होता है बेटा, 360 में से लगभग 350 का टारगेट आपको रखना ही रखना है। अगर आप यहाँ पर आप बायो में मतलब बॉटनी जूलॉजी में नंबर कम ला रहे हो ना, तो याद रखना बेटा एवरेज बच्चा ही अच्छे नंबर ले आता है, तुम रेस से भी बाहर होने वाले हो। तो बायो को जो भी आपके रिवीजन है, जिस भी तरीके से आप कर रहे हो, अपनी एनसीईआरटी है उसको बहुत पक्का कर लो, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, टेस्ट देना ही देना है, देना ही देना है बस। चाहे आपका प्रिपरेशन कम हो ज्यादा हो, मैम मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं है, पार्ट सिलेबस का टेस्ट दे दे, पर टेस्ट तो देना है, टेस्ट के बाद एनालिसिस करना ही करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बेटा बिल्कुल अब देखो ये चीजें आप अगर करोगे तो आपके इंप्रूवमेंट होने वाला है। ठीक है, लास्ट में जाते जाते बस खुद पर विश्वास जरूर रखना, सारा खेल ही कॉन्फिडेंस का है। आपने बहुत मेहनत की है, अभी भी आप मेहनत कर रहे हो, बाकी की बहुत सारी चीजें आप इस वक्त हटा करके नीट पर फोकस कर रहे हो, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना, तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं जाने वाली है। अच्छे से कॉन्फिडेंस रखना और अपना जो भी मैंने समझाया है अपने रिवीजन पर काम अच्छे से करना। ठीक है, आपका बहुत अच्छा पेपर होगा, कूल रहकर काम रहकर आपको एग्जाम में बैठना है अपने। वो एक सिंगल डे आप बैठोगे ना वहां पर, वही डिसाइड करेगा आपकी आगे की जर्नी। ठीक है, तो अच्छे से काम रह करके ही आपको एग्जाम लिखना है उस दिन। जल्दबाजी में OMR वाली गलतियां नहीं करनी है, सिली मिस्टेक पे अभी से ही हमें काम करना है, एक दिन का खेल नहीं है सिली मिस्टेक को सुधारना। ठीक है, माइंड हमारा कंट्रोल में नहीं होता है, दिक्कत ही होती है पेपर वाले दिन, प्रेशर बहुत होता है, इसीलिए जो आप अभी से ही हैबिट बिठाने वाले हो ना, वही आपकी आगे काम में आने वाली है। कोशिश करना बेटा 2 से 5 वाले समय में ही आप टेस्ट लिखो। ठीक है, क्योंकि वही टाइम हमारा नीट का है। दूसरी चीज, अब आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, तो उसी तरीके के पेपर पैटर्न पर काम करना, आपकी 45 क्वेश्चंस आएंगे, आपको कोई भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो अच्छे से अपना इसी तरीके से बेटा रिवीजन जारी रखिए, आपके लिए और भी सीरीज हम लाने की इस तरीके से कोशिश करेंगे आपको मदद करने की। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।